हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डेमनिक बीस्ट ने दोबारा से हमला करना शुरू कर दिया था और तभी किसी की नज़र गई थी कि आसमान से सेलेस्टियल स्वॉर्ड गायब हो चुकी है। लोग परेशान होकर सेलेस्टियल स्वॉर्ड को ढूंढने लगे थे। इधर मून केव के सामने अभी भी जाओफेन और जिंग्यू के बीच खतरनाक फाइट चल रही थी, लेकिन तभी वहां पर सेलेस्टियल स्वॉर्ड आ जाती है जो मून प्लेटफॉर्म पर इस तरह समा जाती है जैसे कि वो मून प्लेटफॉर्म का ही हिस्सा हो। सेलेस्टियल स्वॉर्ड को देखकर जाओफेन पागल हो जाता है और वो गुस्से में सेलेस्टियल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने जाने लगता है। ये देखकर जिंग्यू उसे रोकने आता है, लेकिन जाओफेन उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। तो अब बीच में लू आ जाती है। लू अपनी नॉर्मल पावर के साथ जाओफेन को नहीं रोक सकती थी, लेकिन तभी अचानक से उसके अंदर सेलेस्टियल स्वॉर्ड की पावर आ जाती है। इस वजह से उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अपनी बढ़ी हुई पावर के साथ वो जाओफेन का सामना करने लगती है। अब आगे उन दोनों की फाइट वक्त के साथ और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से लू को कुछ अजीब सा फील होता है। अचानक से ही उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। वो एक जगह पर जम चुकी थी। वो कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है और उस ज़मीन पर गिर जाती है। अभी के लिए उसकी बॉडी में सेलेस्टियल स्वॉर्ड की जो पावर थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और वो उस पावर को चाहकर भी संभाल नहीं पा रही थी। अभी के लिए वो बुरी तरह से घायल हो गई थी और खून की उल्टियाँ करने लगी थी। लू को नीचे गिरा देख दाओफेन जल्दी से आगे बढ़ने लगता है। वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और कुछ ही पलों में सेलेस्टियल स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है। अभी वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने कंधे पर जोरदार दर्द महसूस होने लगता है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके पीछे लू खड़ी थी जिसने अपनी स्वॉर्ड से उसके कंधे पर हमला कर दिया था। जाओफेन जल्दी से वहाँ से आसमान में उड़ने लगता है। ये देखकर लू भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी अचानक से जाओफेन अपनी स्पीड बढ़ाता है। इस वजह से टियानिया स्वॉर्ड उसके शोल्डर से बाहर आ जाती है। जैसे ही टियानिया स्वॉर्ड उसके शोल्डर से बाहर आती है, जाओफेन के शोल्डर से बहुत ज़्यादा खून बाहर आने लगता है। उसके शोल्डर पर अभी के लिए एक बहुत बड़ा घाव हो चुका था, जिससे लगातार खून निकल रहा था। जाओफेन गुस्से में हमला कर कर लू को दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो दोबारा से सेलेस्टियल स्वॉर्ड के पास आ जाता है। जाओफेन अपनी स्टिक बाहर निकालता है और उसे आसमान में भेज देता है। जाओफेन की स्टिक आसमान में जाती है और काफ़ी सारी एनर्जी इकट्ठा कर लेती है। जैसे वो ऐसा करती है, जाओफेन अपना हाथ लहराता है। उसके हाथ लहराते ही जाओफेन की स्टिक तेज़ी से सेलेस्टियल स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगती है। अभी के लिए वो बहुत ही तेज़ स्पीड से सेलेस्टियल स्वॉर्ड की तरफ बढ़ रही थी, पर तभी अचानक से जाओफेन को थोड़ी अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो अपने नीचे मौजूद सेलेस्टियल स्वॉर्ड को देखता है और उसकी आंखें खुले की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसे सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर अभी के लिए खून दिखाई पड़ रहा था, जो किसी और का नहीं बल्कि उसी का खून था। और सबसे अजीब बात ये थी कि सेलेस्टियल स्वॉर्ड उस खून को लगातार एब्जॉर्ब करती जा रही थी, जैसे कि वो खून की प्यासी हो। अचानक से इस बदलाव से जाओफेन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। तभी उसे कुछ समझ आने लगता है और जैसे ही उसे वो चीज़ समझ आती है, वो चौंक कर कहता है, सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी मेरी स्टिक की जैसी ही है। ये भी लोगों का खून एब्जॉर्ब कर सकती है और अपनी पावर बढ़ा सकती है। अभी के लिए जाओफेन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि सेलेस्टियल स्वॉर्ड, जिसे हमेशा से गुड फैक्शन का वेपन माना गया था, जिसे हमेशा एक गुड ट्रेजर की तरह देखा गया था, वो असल में एक डेमनिक वेपन था जो लोगों का खून एब्जॉर्ब कर सकता था और अपनी पावर बढ़ा सकता था। ऐसे में उसकी स्टिक में और इस सेलेस्टियल स्वॉर्ड में कोई भी अंतर नहीं रह गया था। लेकिन जाओफेन के मन में सेलेस्टियल स्वॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ऐसे में ये सब समझ आने के बाद भी वो अपना हमला नहीं रोकता है। अभी के लिए डेमनिक स्टिक तेज़ी से उस स्वॉर्ड की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में डेमनिक स्टिक सीधा जाकर स्वॉर्ड से टकरा जाती है, लेकिन जैसा सबने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता है। टकराने के बाद भी उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, बल्कि ऐसा लगता है कि डेमनिक स्टिक अभी के लिए रुई के किसी गद्दे पर लैंड की हो। इस वजह से उसके लैंड करने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई थी।
अभी के लिए जाओफेन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो गुस्से में आकर जल्दी से सेलेस्टियल स्वॉर्ड को पकड़कर उसे उठा लेता है और उससे अपनी डेमनिक स्टिक को अलग करने लगता है, क्योंकि डेमनिक स्टिक अभी के लिए बुरी तरह से सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर चिपक गई थी। इधर तभी अचानक से ट्विंगलिंग सेट के काफ़ी सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड की तलाश में निकले थे, वो वहाँ पर आ जाते हैं। अभी के लिए सभी की नज़रें जाओफेन पर पड़ती हैं और सभी चौंक जाते हैं। सभी को जाओफेन के हाथों में अभी के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड दिखाई पड़ रही थी, जिसने जाओफेन की ईविल स्टिक को अपने ऊपर चिपका रखा था। जाओफेन उस ईविल स्टिक को स्वॉर्ड से निकालने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ था। वहाँ पर आए लोगों में काफ़ी सारे एल्डर्स, ट्विंगलिंग सेट के काफ़ी सारे डिसाइपल्स भी थे, जिनमें वैन मिन भी थी। वैन मिन की नज़रें लू पर पड़ती है, जो अभी के लिए साइड में घायल पड़ी हुई थी। लू की ऐसी हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर जाओफेन देखता है कि अभी के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड जो कुछ देर पहले शांत थी, वो दोबारा से वायलेंट होने लगी थी। सेलेस्टियल स्वॉर्ड के ऊपर कुछ क्रैक्स थे, जिनके अंदर से लगातार एक अजीब सी एनर्जी निकल रही थी, जो असल में ब्लड एनर्जी थी। ये एनर्जी पहले तो काफ़ी ज़्यादा फेंट थी, लेकिन जैसे ही इसके अंदर जाओफेन का ब्लड गया था, वैसे ये एनर्जी और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा डेंस हो चुकी थी। अभी के लिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बस सभी ये देख पा रहे थे कि सेलेस्टियल स्वॉर्ड अभी के लिए और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा था, इसका पता सिर्फ जाओफेन को था और बाकी कोई ये नहीं जानता था। जाओफेन अच्छी तरह से जानता था कि जब उसकी स्टिक उसका ब्लड एब्जॉर्ब करती थी, तब वो पावरफुल होती जाती थी। ऐसे में जब उसकी स्टिक और इस सेलेस्टियल स्वॉर्ड में कोई अंतर नहीं था, तो सिंपल सी बात थी कि जब इस सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी उसका ब्लड एब्जॉर्ब करती, तो ये भी पावरफुल होती जाती। सेलेस्टियल स्वॉर्ड अभी के लिए जाओफेन का ब्लड लगातार एब्जॉर्ब करती जा रही थी। इस वजह से उसका डेमनिक ऑरा और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था। कुछ देर पहले सिर्फ उसके अंदर मौजूद क्रैक्स में से रेड एनर्जी फ्लो कर रही थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। अब सिर्फ क्रैक में से नहीं, बल्कि सेलेस्टियल स्वॉर्ड के हर एक हिस्से से रेड कलर की एनर्जी फ्लो हो रही थी, जो देखने में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। अभी के लिए जाओफेन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि सेलेस्टियल स्वॉर्ड उसका खून लगातार एब्जॉर्ब करती जा रही थी। तभी सभी लोग देखते हैं कि अब खून के साथ साथ सेलेस्टियल स्वॉर्ड जाओफेन की काफ़ी सारी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रही है। अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जाओफेन का ब्लड एसेंस भी एब्जॉर्ब कर रही थी। इस वजह से जाओफेन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेलेस्टियल स्वॉर्ड उससे दूर जा ही नहीं रही थी। इस कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और दर्द से ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। तभी इधर वैनमैन जल्दी से जाकर लू को संभालती है। लू अभी के लिए बहुत ही बुरी हालत में थी। वैनमैन का सहारा मिलते ही वो आराम से लेट जाती है, लेकिन जैसे ही उसके कानों में जाओफेन की चीख सुनाई पड़ती है, वो किसी तरह से खुद को संभालकर खड़ी होने लगती है, जाओफेन की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वैनमैन उसे पकड़कर उसे जाने से रोक देती है। उसे अभी के लिए लू की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। पहले ही जाओफेन मुसीबत में था, ऐसे में अगर लू वहाँ पर चली जाती तो शायद वो भी मुसीबत में फंस जाती, पर ऐसे में वो लोग किसी को नहीं बचा पाते। लू पहले तो वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन जैसे उसे वैनमैन ने पकड़ा था, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। वो दोबारा से लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वैनमैन अभी के लिए परेशान होकर जाओफेन को देख रही थी। वो मन ही मन कहती है, इस लड़के को लू ने हमेशा से ही चाहा है। इस लड़के के लिए उसने पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। ये लोग हमेशा आपस में जब भी मिले, तब इनके बीच में हमेशा लड़ाई हुई और ये लोग कभी एक नहीं हो पाए। और आज इस लड़की को अपनी आंखों के सामने जाओफेन को मरते हुए देखने पड़ रहा है। क्या यही इसकी किस्मत है? अभी के लिए वैनमैन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो जाओफेन से नफ़रत नहीं करती थी, उल्टा लू की वजह से उसे हमेशा जाओफेन की चिंता होती रहती थी। इस वजह से अभी के लिए भी वो जाओफेन के लिए परेशान थी। वहीं
ट्विंगिंग सेट के बाकी लोग जो इस नज़ारे को देख रहे थे, वो लोग तो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि सेलेस्टियल स्वॉर्ड असल में अपनी पावर का यूज़ कर कर ज़ाओ फैन को मारना चाह रही है, क्योंकि ज़ाओ फैन एक ईविल सेक्ट का डिसाइपल है और सेलेस्टियल स्वॉर्ड गुड फैक्शन की वेपन होने की वजह से वो ईविल सेक्ट के ज़ाओ फैन को मारना चाह रही है। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये बस उनकी गलत फहमी है। इधर ज़ाओ फैन की हालत अब और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसकी पूरी स्किन सूख चुकी थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का सारा ब्लड अब ख़त्म हो चुका है। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थीं और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं पड़ रहा था। सेलेस्टियल स्वॉर्ड लगातार उसका ब्लड और उसकी एनर्जी सक करती जा रही थी। ऐसे में अब उसकी हालत हर पल के साथ बद से बदतर होती जा रही थी। ज़ाओ फैन को लगने लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले वो आखिरी बार ट्राई करना चाहता था। वो जल्दी से यानिन टेम्पल की कल्टीवेशन स्किल एक्टिवेट करता है और उसका यूज़ कर कर जल्दी से सेलेस्टियल स्वॉर्ड की डेमनिक पावर को दबाता है, जिसके बाद वो जल्दी से ट्विंगिंग सेक्ट और ईविल सेक्ट के कल्टीवेशन मेथड का यूज़ करता है और अपनी एनर्जी को अपनी ईविल स्टिक के अंदर डालने लगता है, ताकि वो अपनी ईविल स्टिक को सेलेस्टियल स्वॉर्ड से निकाल सके। एक बार उसकी ईविल स्टिक उसके हाथों में दोबारा लौट आती, ज़ाओ फैन दोबारा से पावरफुल हो जाता, जिसके बाद उसे फिर इसका सामना करने में, सेलेस्टियल स्वॉर्ड का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ज़ाओ फैन ने अभी के लिए थोड़ी देर के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड की डेमनिक एनर्जी को दबा दिया था और वो कोशिश कर रहा था कि वो ईविल स्टिक को वापस से सेलेस्टियल स्वॉर्ड से दूर कर सके, लेकिन तभी अचानक से सेलेस्टियल स्वॉर्ड दोबारा से अपनी पावर बढ़ा लेती है, जिस वजह से ज़ाओ फैन की कोशिश नाकाम हो जाती है और ज़ाओ फैन को एक ज़ोरदार झटका लगता है। इस वजह से वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। ज़ाओ फैन समझ गया था उसकी कोशिश नाकाम हो चुकी है। वो हार मानने ही वाला था और हार मानकर अपनी आंखें बंद करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसकी ईविल स्टिक में अजीब सी मूवमेंट होने लगती है। अचानक से उसकी ईविल स्टिक सेलेस्टियल स्वॉर्ड से छूट जाती है, जिसके बाद वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड के पिन पॉइंट पर पहुंच जाती है और वहां जाकर चिपक जाती है। अचानक से ज़ाओ फैन की स्टिक के अंदर से 3 अलग तरह की एनर्जी निकलने लगती है। देखने से पता चल रहा था कि ये 3 तरह की कल्टीवेशन मेथड की वजह से निकल रही थी। अभी के लिए ये तीनों एनर्जी आपस में मिलने लगती हैं और मिलकर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में बदल जाती है, जो दोबारा से स्टिक के अंदर चली जाती है। अभी के लिए ज़ाओ फैन अगर इसे ध्यान से देखता तो वो समझ जाता कि अभी के लिए यानिन टेम्पल की कल्टीवेशन मेथड, ट्विंगिंग सेक्ट की कल्टीवेशन मेथड और ईविल सेक्ट की कल्टीवेशन मेथड आपस में मर्ज हो चुकी हैं और मर्ज होकर ईविल स्टिक के अंदर समा चुकी हैं, जिस वजह से ईविल स्टिक की पावर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी अचानक से सेलेस्टियल स्वॉर्ड को कुछ फील होता है। उसे शायद ये फील हो गया था कि ईविल स्टिक उससे बगावत करने की कोशिश कर रही है। ये फील होते ही अचानक से सेलेस्टियल स्वॉर्ड अपनी एनर्जी को ईविल स्टिक के अंदर डालने लगती है, ताकि वो ईविल स्टिक को डिस्ट्रॉय कर सके। पहले अगर ईविल स्टिक के अंदर ये एनर्जी जाती तो ये एनर्जी जाती ही ईविल स्टिक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती, पर अब जब सेलेस्टियल स्वॉर्ड ने इस एनर्जी से ज़ाओ फैन की ईविल स्टिक पर हमला किया था, तो ईविल स्टिक ने इस एनर्जी को ही अपने अंदर सोखना शुरू कर लिया था। जितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ सेलेस्टियल स्वॉर्ड काफ़ी सारी एनर्जी के साथ ज़ाओ फैन की ईविल स्टिक पर हमला करती है, लेकिन ज़ाओ फैन की ईविल स्टिक वो सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और अपनी पावर बढ़ा लेती है। धीरे धीरे अभी के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड की सारी एनर्जी ज़ाओ फैन की ईविल स्टिक के अंदर जा रही थी। ईविल स्टिक ज़ाओ फैन से जुड़ी हुई थी, इस वजह से जैसे जैसे ईविल स्टिक पावरफुल होती जा रही थी, वैसे वैसे ज़ाओ फैन की पावर भी बढ़ रही थी। अब वो पहले जैसा कमज़ोर ज़ाओ फैन नहीं रह गया था। धीरे धीरे अब वो नॉर्मल होने लगा था। उसकी स्किन जो कुछ देर पहले पूरी तरह से ड्राई हो चुकी थी, अब वो भी मॉइस्चराइज हो जाती है, जिसका ये मतलब था कि ज़ाओ फैन के शरीर में उसका ब्लड दौड़ना शुरू हो चुका है। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।